गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको लाइट में रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस पढ़ाएंगे कि कॉनकेव सरफेस में कैसे रिफ्रैक्शन होता है। तो सभी बच्चे जो है इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए लाइट मोड तो इसमें सभी बच्चे ये देखेंगे कि कॉनकेव सरफेस कैसा बनाएंगे। तो कॉनकेव सरफेस में आपको अच्छी तरह पता है कि आउटर जो एरिया होता है उसका वो पॉलिश्ड हो या उसमें थिकनेस ज़्यादा हो, तो वो सरफेस जो है आपके कॉनकेव सरफेस कहलाते हैं। मान लीजिए ये एक सरफेस हमने लिया, अब ये पूरा कांच है यहाँ पर, ये क्योंकि एक सरफेस है, ये पूरा ग्लास है, ये पूरा ग्लास का बना हुआ है और यहाँ एयर है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लें N1 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लें N2। हमारी जो रे है वो एयर से ग्लास में जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ कर ली, यहाँ पर इसको हमने P नाम दे दिया और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ रखा हुआ है O पर। इससे जो रेस देखिए, अब यहाँ पर हम एक बना लें नॉर्मल, क्योंकि बगैर नॉर्मल के हम लोग काम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मल कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा। तो आप देखिए यहां से जो रेस चलती है वो रेस हमारी ऐसे जाएगी, जो हमारी रेस जाएगी वो ऐसे जाएगी। तो रेस को हमने क्या बना लिया, मार्क कर लिया, एरो बना लिया कि हम, ताकि हमें पता चले। और यहां से एक रे और जा रही है। अब आप देखें जैसे ये यहां स्ट्राइक करेगी तो ये एंगल हमारा क्या बनेगा, आई। इसको हम आई एंगल कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल से जो एंगल बनेगा वो इंसिडेंट एंगल होता है आई। तो अब देखिए जैसे यहां स्ट्राइक करेगी तो अब कहां जाएगी, एयर से ग्लास में। जब एयर से ग्लास में जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो जाना इसको इधर था लेकिन ये थोड़ा सा टूवर्ड्स नॉर्मल मूव कर जाएगा। अब आप ध्यान से देखें कि ये रे इधर जा रही है, ये रे इधर जा रही है, दोनों रे इधर जाएंगी। तो क्या दोनों आपस में मिल पाएंगे कभी? तो आंसर कभी नहीं मिल पाएंगे। तो उनको मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको मिलाने के लिए हम पीछे उनको रीड्रॉ करते हैं और जहां पर रीड्रॉ हो जाता है वही हमारी इमेज दिखाई देने लगती है। जहां पर रीड्रॉ होता है वही हमारी इमेज दिखाई देने लगती है। अब जो ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ये एंगल हम ले लें क्या, R। तो अब ध्यान से देखें, जो एंगल ये R होगा वही एंगल ये भी होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जो एंगल यहां पर बनेगा वही एंगल ये भी बनेगा, इसको हम R कह सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हम ऑब्जेक्ट से जो रे चल रही है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, उसको अगर हम अल्फा कह दें तो कह सकते हैं। जहां पर इमेज बन रही है उसको हम बीटा कह सकते हैं। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है उसको हम गामा कह दें। तो हमारे पास तीन एंगल आ गए, अल्फा, बीटा और गामा। अब हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें जो n पॉइंट पर आके गिरेगा और इसकी हाइट हम ले लें h। इस परपेंडिकुलर की हाइट हम ले लें h। ये कहानी यहां तक खत्म हो गई। फिर से एक बार देख लीजिए, ये रे हमारी यहां से चलती है, इसका रिफ्रैक्शन होता है, आई एंगल से चली, रिफ्रैक्टिंग एंगल R हो गया। इसको आप पीछे जब मिलाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट हमको दिखेगा, यानी इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमको यहाँ दिखाई पड़ेगी। तो ये वाला एंगल इसके बराबर कर सकते हैं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये हमने मान लिया ऑब्जेक्ट में अल्फा डिग्री का एंगल बन रहा है, इमेज हॉरिजॉन्टल से बीटा डिग्री बना रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हॉरिजॉन्टल से गामा डिग्री एंगल बना रहा है। अब हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम हम दे दें कुछ M नाम दे दें, इस पॉइंट का M नाम दे दीजिए। तो अब देखिए हम थोड़ा सा बात करेंगे ट्राइंगल OM और N में। देखिए ट्राइंगल OM और N की अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो tan है इसको हम tan अल्फा कह सकते हैं। tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, देखिए ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, u होती है।
तो इसको हम u मानेंगे। इमेज से जो डिस्टेंस होती है उसको हम v मानते हैं, और ये जो डिस्टेंस होगी वो r होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हमारी सारी डिस्टेंस आ गई u, v और r। अब देखिए tan अल्फा क्या बनेगा, h अपॉन ये, तो h अपॉन माइनस यू। हमने में आपको पहले बताया था माइनस लिया जाएगा, क्योंकि रे हम ऐसे नाप रहे हैं, ऐसे मेजर कर रहे हैं, और हमारी इंसिडेंट ऐसे होगी, अपोजिट में माइनस लेते हैं। इफ अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं, tan बीटा की बात करिए। tan बीटा क्या हो जाएगा, h अपॉन माइनस बी हो जाएगा यहां के लिए। tan गामा क्या हो जाएगा, h अपॉन माइनस आर हो जाएगा। अगर एंगल बहुत छोटे हों, इफ एंगल आर वेरी स्मॉल, तो हम क्या करेंगे, tan अल्फा को अप्रॉक्स अल्फा मान लेंगे, tan बीटा को अप्रॉक्स बीटा मान लेंगे, और tan गामा को हम क्या मान लेंगे, गामा। ये हम मान सकते हैं। अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो tan, sin, cos हम रिमूव कर सकते हैं। अब इसी तरह से आ जाइए ट्राइंगल OM और C की बात करें। ट्राइंगल OMC, देखिए ट्राइंगल OMC में हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में, ट्राइंगल OMC किसी भी ट्राइंगल में एक्सटर्नल एंगल गामा किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस आई के बराबर होता है, अल्फा प्लस आई के बराबर होता है। तो हम यहां आई निकाल सकते हैं, वो कितना होगा, गामा माइनस अल्फा। अब बात करते हैं हम आगे की, ट्राइंगल BM और C में। देखिए BMC की बात करें, BMC में तब भी यहां पर एक्सटर्नल एंगल गामा होगा, वो अपने इंटरनल के सम के बराबर होगा, बीटा प्लस आर। तो यहां लिख लें बीटा प्लस आर, आर हम पता कर सकते हैं गामा माइनस बीटा। ये हमारी कहानी यहां तक खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको यहां पर स्नेल का रूल लगाना हो, तो स्नेल का रूल हम जानते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर होता है 1। देखिए रे हमारी कहां से जा रही है, 1 n2, यानी पहले मीडियम से सेकंड मीडियम में। तो 1 n2 को हम लिख सकते हैं n2 बाई n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब हमने आपसे बोला कि अगर एंगल बहुत छोटे बन रहे हैं, इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, अगर स्मॉल है तो साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई, और साइन आर को लिख सकते हैं आर n2 बाई n1। ये लिखा जा सकता है। अब कुछ नहीं करना, आई और आर की वैल्यू हम पुट कर दें। तो आई की वैल्यू पुट करेंगे तो गामा माइनस अल्फा, और ये होगा गामा माइनस बीटा n2 बाई n1। अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम थोड़ा सा यहां पर चलेंगे, थोड़ी जगह का यूटिलाइज करेंगे। ये ग्लास था, हमने यहां लिख दिया ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो अब हम यहां पर दूसरी बात यहां लिखेंगे। देखिए इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, गामा से हम मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, n1 गामा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब देखिए यहां पर गामा को हम उधर भेज दें, तो n1 अल्फा माइनस का माइनस इधर आ जाएगा n2 बीटा, और n2 माइनस n1 गामा। यहां पर हमने एक दूसरे की तरफ भेज दिया चीजों को। अब हम क्या करें, अल्फा की वैल्यू लिख लें, जो हमने अल्फा की वैल्यू यहां ली थी। तो क्या लिखेंगे, माइनस n1 h अपॉन माइनस यू प्लस n2 बीटा की h अपॉन माइनस वी, n2 माइनस n1, और गामा की h अपॉन माइनस r। अब चूंकि h सब जगह से हटा सकते हैं, h का मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे, तो सब जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा, n1u माइनस n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1, और ब्रैकेट में अपॉन r। अब देखिए यहां पर ये माइनस माइनस खत्म हो गया। यहां पर n2 जो है, n2 माइनस n1, ये हमारा माइनस r है। तो यहां पर n1
और N2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर साइन जो हम पहले फिर से एक बार बता दें कि हमने कहा OMC, OM और C, यहाँ पर गामा एक्सटर्नल है तो अल्फा और आई के बराबर हो जाएगा, अल्फा और आई हमारा क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। फिर BMC वाला ट्रायंगल देखिए, बी हमारा कहाँ है, BMC नहीं, IMC, यहां पर हमको I लिखना चाहिए था, IMC है। तो IMC में क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल एंगल है वो किसके बराबर होगा, बीटा प्लस आर के, तो बीटा प्लस आर लिख दिया। आर हमें पता करना है तो गामा माइनस बीटा किया। अब आई की वैल्यू मैंने पुट कर दी गामा माइनस अल्फा, आर की वैल्यू पुट कर दी गामा माइनस बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए N1 गामा माइनस N1 अल्फा, और इधर करेंगे तो N2 गामा और माइनस N2 बीटा। अब देखिए यहाँ पर N2 बीटा हमारा इधर आ गया और N1 अल्फा हमारा ये लिखा हुआ है, N2 गामा माइनस N1 इधर जब जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ गामा हमारा वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब आगे क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि यहाँ से ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, तो माइनस को खत्म करने के लिए हम नीचे सब जगह माइनस से साइन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको माइनस आप करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो आ जाएगा N2/V। इसको माइनस से करेंगे तो ये माइनस होगा, इसको हम बाद में लिखेंगे क्योंकि माइनस वाली पहले चीज अच्छी नहीं लगती है। तो जब आप यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने बाहर लिखा, और यहाँ माइनस होगा तो इसको मैंने अंदर कर दिया। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, N2 माइनस N1/R। ये हमारा एक फार्मूला बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इसके बाद अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते हैं, वैसे तो एक्चुअल में ये फार्मूला हमारा तैयार हो गया है, लेकिन कभी कभी जो है एग्जामिनेशन में दूसरे ढंग से आ जाता है। तो वो कैसे आता है, देखिए अगर हम न्यूमरेटर में N1 से डिवाइड कर दें, इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई N1, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया N1 से, तो क्या हो जाएगा, N2/N1 अपॉन V माइनस N1/N1 अपॉन U, N2/N1 माइनस N1/N1 अपॉन R। अब हम जानते हैं कि ये चीज हम जानते थे साइन I बाई साइन R को, कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो N2/N1 को हम N भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। N का अगर सिंपल कहीं N लिखा है तब भी उसका मतलब यही होता है कि पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में रे हमारी जा रही होगी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, N2/N1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R। ये सारी जो इक्वेशन हमारी आई, इस इक्वेशन को हम ये कहते हैं कि U, V और R में एक रिलेशन आ गया, और ये इक्वेशन ये हमें बताती है कि कॉनकेव सरफेस में रिफ्लेक्शन होने पर क्या चीजें निकल के आती हैं। तो इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन न्यूमेरिकल इस पे आएंगे और इसका डेरिवेशन आएगा जो मैंने आपको बताया। अब कॉनकेव सरफेस मैंने आपको बताया, अब यहाँ पर हम कॉन्वेक्स सरफेस की बात करेंगे, वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉन्वेक्स सरफेस में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो तब तक आप वेट करिए और फिर हम जो है इसको करते हैं। तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, गुड बाय।